नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स में। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये न्यूज एक चिंता का विषय भी बताती है हमारी डेमोक्रेसी के बारे में। यहां पर हम बात करने वाले हैं कस्टोडियल डेथ्स की, यानी कि जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है उसके ऊपर यहां पर चर्चा रहने वाली है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो जेल है उनको अब देखा जाता है एक तरह से करेक्शन होम्स की तरह, यानी कि ऐसी जगह जहां पर जिस व्यक्ति ने अपराध करा है उसको जाकर वहां पर सुधारा जाए, ना कि उसको सजा दी जाए। और वैसे भी जेल में अगर किसी व्यक्ति को भेजा जा रहा है तो इसका मतलब वो अपने अपराध की सजा काटने वहां पर गया है। और ऐसे में अगर डेथ जैसी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है, ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पर कैदी वहां पर गया है जेल में और उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैदियों के भी कुछ मानव अधिकार होते हैं। क्योंकि अगर भारत में देखा जाए, हम देखते हैं कि जेलों में कैदी जरूरत से ज्यादा है। और 60% से ज्यादा जो कैदी हैं, जो अपराधी हैं, वो एक्चुअल में अभी अपराधी प्रूव ही नहीं हुए हैं। वो बस अपनी वहां पर ट्रायल का वेट कर रहे हैं, सुनवाई आने का, तारीखों का वेट कर रहे हैं। और अभी तक उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे 60% से ज्यादा लोग आपको जेलों के अंदर मिलेंगे। और ऐसे में जब कस्टोडियल डेथ सामने आती है तो यह भी देखने को मिलता है कि भाई, जिस व्यक्ति ने अपराध कभी किया ही नहीं, एक तो वो सजा काट रहा है, दूसरा ऐसे में मृत्यु हो जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है एक लोकतंत्र के लिए। और यहां पर इसी मुद्दे को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जेलों में जो मृत्यु हो जाती है उस कैदियों की, उनको यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें यहां पर, जैसे कि यहां पर 2017 के मेंस का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2017 में इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी तरह से कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर, प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर, पुलिस रिफॉर्म के ऊपर। इसलिए यहां पर ये टॉपिक हमारा जरूरी हो जाता है कि प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहां पर हम इसको डिस्कस करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें 2016 मेंस के अंदर, 2023 प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है, 2023 प्रीलिम्स के अंदर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर होम गार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस चीज को याद रखेंगे, 2023 में होम गार्ड्स के ऊपर पूछा गया है, पुलिस के ऊपर, प्रिजन के ऊपर क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकता है। और जीएस पेपर 2 के अंदर ये टॉपिक हमारा कवर होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, जिसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। आप इसको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। कहता है कि इनमें से कौन सा केस ऐसा है भारत का जो कि पुलिस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। पुलिस रिफॉर्म से इसमें कौन सा केस जो है वो आपको देखने को मिलेगा जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रकाश सिंह, सुरेश कुमार कौशल, पुट्टा स्वामी, या फिर बच्चन सिंह केस 1980। आज की वीडियो में जो हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं, यानी कि जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे। एक कि भाई, यहां पर प्रिजन के अंदर, जेलों में जो मृत्यु हो जाती है उनको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। उसके अलावा क्या क्लासिफिकेशन है ये अननेचुरल डेथ्स और नेचुरल डेथ्स की। उसके अलावा यहां पर कि भाई, ये जो क्लासिफिकेशन है इसके साथ समस्या क्या है। और फिर यहां पर हम देखेंगे प्रिजन रिफॉर्म के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह आपको क्या देखने को मिली है, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ये सारी बातें हम यहां पर देखेंगे। अगर बात करें यहां पर ये केस क्यों चर्चा में है, यहां पर अगर बात करें 2016 की एक सुनवाई चल रही थी। 2016 में एक पी राम कुमार व्यक्ति हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर। तो यहां पर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर, चेन्नई के अंदर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद से ये केस जो है, सुनवाई इस पर चल रही है। तो इसीलिए ये चर्चा का विषय यहां पर बनता हुआ नजर आता है। यहां पर दरअसल ऑफिशियल्स का, जेल के अधिकारियों का कहना है कि जो पी राम कुमार हैं, इन्होंने खुद अपनी आत्महत्या करी है, यानी खुद इन्होंने अपनी जान ली है। लेकिन जो इनके घर वाले हैं, जो इनकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनका कहना है कि ये होमिसाइड का केस है, यानी कि इनकी हत्या की गई है। अगर यहां पर बात करें क्यों जरूरी है इस मुद्दे को डिस्कस करना, प्रिजन रिफॉर्म्स को और कस्टोडियल डेथ को डिस्कस करना आखिर जरूरी क्यों है। अगर बात करें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आखिर होता क्या है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब है, अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगा है किसी अपराध को करने का, या फिर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को उसके जो अपराधी है उसको अपने अपराध की सजा मिले। साथ में जो अपराधी नहीं है, अगर अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, तो उसको भी फिर न्याय यहां पर मिले। यह है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यानी कि जिस पर आरोप लग गया अपराध करने का, उसको यहां वहां पर न्याय मिलना चाहिए। अगर सजा
अगर अपराध किया है, सिद्ध हो जाता है तो सजा मिले, और अगर अपराध सिद्ध नहीं होता तो उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जाए। ये कैसे पॉसिबल है? जब ये पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सही से काम करे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और इसके पार्ट कौन कौन से हैं? जैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसका पार्ट है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसका पार्ट है, डिफेंस लॉयर, फॉरेंसिक लैब डिपार्टमेंट, जुडिशरी इसका पार्ट है, करेक्शनल सिस्टम यानी कि जेल वगैरह जो है इसका पार्ट है, जेल्स वगैरह इसका पार्ट है, एंड रूल्स एंड लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, और पुलिस सिस्टम भी इसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पुलिस, प्रिजन और जुडिशरी मेनली ये सब पार्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, ठीक है। मेनली अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है पुलिस, जुडिशरी एंड प्रिजन, ठीक है। यहां पर आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखने को मिलता है। इस तरह से मेन 3 ऑर्गन इस तरह से काम करते हैं। और अगर बात करें भारत की, भारत के अंदर जेलों की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। कहता है कि प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया की जो रिपोर्ट है, जो कि एनसीआर भी निकालती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो निकालती है इस रिपोर्ट को, कहता है कि 67% जो भी लोग हैं जेल के अंदर, 67% जो लोग हैं जेल के अंदर, उनकी अभी तक सुनवाई का ही उनका मौका नहीं आया। अभी वो अंडर ट्रायल है, यानी कि उनका अभी अपराध ही सिद्ध नहीं हुआ है। 67% लोगों का अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, और ये जेल के अंदर सिर्फ या तो इनकी सुनवाई चल रही है या फिर अपनी सुनवाई शुरू होने का वेट कर रहे हैं। तो 67% तो वही लोग जेल में हैं जो अभी तक ऐसे ही सजा काट रहे हैं, अपराध सिद्ध हुआ नहीं है। यानी कि अगर आप बात करें तो ये जो उस प्रिंसिपल है, अगर बात करें कानून व्यवस्था में एक प्रिंसिपल है कि भाई इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उस क्लॉज को अगर देखें तो उसका वायलेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अभी ये लोग गिल्टी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको सजा काट रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अंडर ट्रायल्स की जो जनसंख्या है जेल के अंदर बहुत ज्यादा है और एक चिंता का विषय है। उसके अलावा अगर यहां पर बात करें, कहता है कि जेल्स जो हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रिजनर्स को रख रही है अपने पास, यानी कि ओवर पॉपुलेशन की समस्या देखने को मिलती है। तो 2020 का ये आंकड़ा है दिल्ली की तिहाड़ जेल का। कहता है दिल्ली की तिहाड़ जेल की जो कैपेसिटी है वो 7,000 कैदियों की है, लेकिन वहां पर 15,000 कैदी आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रही है जेल, और ओवर पॉपुलेशन का यहां पर मुद्दा सामने आता है। और अगर यहां पर बात करें कस्टोडियल डेथ्स की, तो कस्टोडियल डेथ ऐसे में हमें जरूर डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है, अंडर ट्रायल्स हैं, ज्यादातर लोग अभी अंडर ट्रायल्स हैं, यानी कि उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, और उनके जब अधिकारों का वायलेशन होता है तो एक समस्या का विषय है। ऐसे में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की यहां पर जो कमेटी है प्रिजन रिफॉर्म की, उसने ये बात नोटिस की है कि भाई सुसाइड है वो सबसे बड़ा कारण है जितने भी कस्टोडियल डेथ होती है, जितने भी जेलों के अंदर मृत्यु होती है कैदियों की, उसमें सबसे बड़ा कारण है क्या? सुसाइड, ठीक है। सुसाइड इसमें सबसे बड़ा कारण है, और उत्तर प्रदेश में ऐसे हमें सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, सुसाइड को यहां पर अननेचुरल डेथ माना जाता है, अननेचुरल डेथ, और अननेचुरल डेथ में सुसाइड सबसे बड़ा कारण है। और अननेचुरल डेथ में और क्या क्या आता है कि भाई आपस में झगड़ा होकर किसी कैदी ने किसी कैदी को मार दिया, ठीक है, या फिर यहां पर अगर किसी ऑफिसर ने नेग्लिजेंस किया, इंक्वायरी करते समय, रिमांड के समय कुछ ज्यादा चोट पहुंचा दी और ब्रूटल बिहेवियर किया किसी कैदी के साथ और उसकी मृत्यु यहां पर हो जाती है, तो भी ये अननेचुरल डेथ में आएगा। और उसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर अननेचुरल डेथ में ये सारे आपको और भी कारण मिलते हैं, लेकिन सुसाइड सबसे बड़ा कारण आपको अननेचुरल डेथ में देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर बात करें, जो डेथ है, कैदियों की जो मृत्यु होती है जेल के अंदर, उसको नेचुरल और अननेचुरल 2 हिस्सों में बांटा गया है। अननेचुरल में आपको पता चल चुका है कि भाई कौन कौन से मामले हैं, एक तो सुसाइड का है और बाकी केसेस हमने यहां पर देखे। अगर यहां पर बात करें, कहता है 2021 का आंकड़ा है, ठीक है, 2000 से ज्यादा कैदी कि 2000 ज्यादा कैदियों की मृत्यु हुई है जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है, यानी कि जेलों में थे, और 90% केसेस जो हैं इनको नेचुरल डेथ बताया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 90% केसेस को नेचुरल डेथ बताया गया है, और जो बाकी अननेचुरल डेथ है उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? सुसाइड, उसको यहां पर कारण बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे में क्या होता है, हमें सवाल पूछना चाहिए कि भाई क्या कैदी वाकई में, अगर नेचुरल डेथ भी कैदियों की काफी बड़ी मात्रा में जेल के अंदर हो रही है, और नेचुरल डेथ में क्या क्या आता है? नेचुरल डेथ में आता है या तो उम्र बढ़ने से या फिर बीमारी से मृत्यु हो जाना।
अगर बीमारी से और उम्र बढ़ने से नेचुरल डेथ भी इतनी भारी मात्रा में हो रही है तो भी हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसे क्या कारण है, क्या फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिलती हैं, क्या मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं मिलती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कि ऐसे में जो कैदी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर अननेचुरल कारणों की बात करें तो सुसाइड फिर क्यों हो रहे हैं, सुसाइड को क्यों अथॉरिटीज रोक नहीं पा रही हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर सवाल खड़ी करती हैं, इसलिए इन चीजों को जानना यहां पर जरूरी है। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि भाई जेलों के अंदर ओवर पॉपुलेशन की समस्या यहां पर बनी हुई है, ठीक है, और नेचुरल डेथ जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और अननेचुरल डेथ दोनों बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अगर बात करें यहां पर एक और समस्या जो है, ये डेथ वगैरह के साथ साथ एक समस्या है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ प्रिजन्स, यानी कि जो कैदी जेल के अंदर जाते हैं, आंकड़ा यहां पर कहता है एनसीआरबी का डेटा कि जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं, जितने भी कैदी ऐसे हैं जिनका अभी तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसे कैदी जिनका अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, जो अभी तक सिर्फ अपनी सुनवाई की या तो वेट कर रहे हैं या फिर अपनी सुनवाई के अभी सुनवाई के दौरान ही वो वहां पर सजा काट रहे हैं, ऐसे कैदियों में यह देखा गया कि हर 3 में से एक व्यक्ति जो है, हर 3 में से एक व्यक्ति या तो शेड्यूल कास्ट उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या फिर शेड्यूल ट्राइब से वो आता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है हर 3 में से एक व्यक्ति जो जेल में अंडर ट्रायल है, हम उसकी बात नहीं कर रहे जो अपराध सिद्ध हो चुका है, जो अंडर ट्रायल है वो 3 में से एक व्यक्ति या तो शेड्यूल कास्ट है या फिर शेड्यूल ट्राइब है। ये आंकड़ा रिकॉर्ड किया जाता है एनसीआरबी के द्वारा। और ऐसे में यहां पर अंडर ट्रायल बने रहने का एक कारण यह भी है कि भाई जो इस बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं इनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, एजुकेशन नहीं होती, तो अपने अधिकारों की अवेयरनेस नहीं होती, तो ऐसे में यहां पर ये लोग बेल नहीं ले पाते, जल्दी से बेल नहीं ले पाते, क्योंकि बेल लेने के लिए, वकील करने के लिए पैसे ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर बात करें यहां पर तो एक और समस्या सामने आती है कि भाई अंडर ट्रायल्स कौन कौन है, कौन कौन कैदी है, इसका तो आंकड़ा रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई उनका बैकग्राउंड क्या है, यानी कितने SC ST या फिर कितने रिलीजियस आधार पर जिनका रिलीजन अलग अलग है, ये डेटा जमा किया जाता है जब ये देखा जाता है कैदी वहां पर कितने हैं। लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है किसी कैदी की, जेल के अंदर अगर किसी कैदी की मृत्यु हो गई तो कौन से सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का या कौन से रिलीजियस बैकग्राउंड के कैदी की मृत्यु हुई है, इसका आंकड़ा दर्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि कास्ट और रिलीजियस प्रोफाइल जो है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है कैदी की तो उसका कास्ट और रिलीजियस प्रोफाइल नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसे में यह नहीं पता चल पाता कि जो कैदी मर रहे हैं उनका कास्ट और रिलीजियस बैकग्राउंड यहां पर क्या है। और अगर बात यहां पर करें नंबर ऑफ डेथ के मामले में, ठीक है, जो लेटेस्ट आंकड़ा है ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ओवरऑल डेथ चाहे नेचुरल कारणों से हो या फिर अननेचुरल कारणों से, ठीक है, और नेचुरल कारणों से भी आपको पता है कि भाई नेचुरल कारणों से उम्र का बढ़ना और उसके अलावा नेचुरल कारणों से बीमारी से मृत्यु होना नेचुरल कारण, और अननेचुरल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण बताया गया है किसको, सुसाइड को। अब यहां पर बात करें ओवरऑल केसेस में तो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, यहां पर आपको डेथ्स देखने को मिलेगी कैदियों की, ठीक है। उसके बाद राजस्थान आपको देखने को मिलेगा जिसमें 52 डेथ ऐसी हुई हैं जिनका कारण ही नहीं पता है, ठीक है। और अगर यहां पर बात करें, यहां पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है ये जो डिस्टिंक्शन है कि भाई नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ का, यहां पर ये जो डिस्टिंक्शन है इसको यहां पर कहा गया है कि ये क्लियर नहीं है। हाल ही में कोर्ट ने जो रिकॉर्ड अपने ऑब्जर्वेशन दी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया है कि ये जो डिस्टिंक्शन किया जाता है, कैटेगराइजेशन कि नेचुरल डेथ क्या है, अननेचुरल डेथ क्या है, ये ठीक यहां पर नहीं है। क्योंकि यहां पर कोर्ट ने सवाल पूछा, कोर्ट का पूछना है सवाल कि मान लीजिए कोई कैदी है, उसको कोई बीमारी है और लैक ऑफ मेडिकल अटेंशन, यानी कि उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है और ऐसे में उस कैदी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में क्या इस मृत्यु को नेचुरल डेथ माना जाएगा या फिर अननेचुरल डेथ माना जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए कैदी बीमार है और अगर उसकी मृत्यु प्रॉपर इलाज ना मिलने से हुई है तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि प्रॉपर इलाज ना मिलना एक तरह से नेग्लिजेंस का केस है और अथॉरिटीज ने यहां पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो यहां पर अथॉरिटीज के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि भाई यहां पर जो उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से उस कैदी की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में सवाल पूछा तो ये एक दिखाता है कि ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो क्राइटेरिया है नेचुरल और अननेचुरल डेथ का, ये एक तरह से क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया है। उसके अलावा यहां पर कहता है कि भाई डेथ आर रिपोर्टेड एंड रेयरली इन्वेस्टिगेटेड,
ये तो समस्या हमें समझ आती है कि नेचुरल और अननेचुरल यहाँ पे एक समस्या है, ये जो कैटेगराइजेशन क्लियर नहीं है ये समस्या है। उसके अलावा जेलों के अंदर जब मृत्यु होती है कैदियों की, तो अंडर रिपोर्ट उसको किया जाता है, यानी कि सारी मृत्यु जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं, जरूरी नहीं है जितनी मृत्यु हो उतने आंकड़े आपको दिख रहे हो, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग का केस यहां पर बताया जाता है कि ये सब भी अंडर रिपोर्टिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ में इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर यहां पर नहीं की जाती और इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं जाता कई बार कैदियों की मृत्यु को। जैसे कि हमें कोविड के दौरान एक केस देखने को मिलता है, कहता है अंडर रिपोर्टिंग का केस हमें कोविड के दौरान देखने को मिलता है। कहता है यहां पर कोविड के दौरान अगर बात करें, इस समय 118% यानी कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कैदी जो थे जेलों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है जेलों के अंदर भीड़ आपको इस समय देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि भाई कोविड के दौरान यहां पर जिन भी कैदियों की मृत्यु हुई उसको नेचुरल डेथ यहां पर बताया गया। हम मानते हैं कि भाई कोई व्यक्ति कोविड से बीमार हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जेलों में भीड़ बहुत ज्यादा है। आपने क्या कदम उठाए कि यहां पर सेपरेट किया जाए कैदियों को, यहां पर क्या कदम उठाए गए कि आइसोलेशन का यहां पर ध्यान रखा जाए, क्या ऐसी चीजें उठाई गई। और जब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा है आपने कैपेसिटी कम ही नहीं की, तो ऐसे में नेचुरल डेथ आप कैसे कह सकते हैं कोविड के दौरान जो मृत्यु हुई थी उनकी बात यहां पर की गई है। ठीक है, और अगर बात करें और यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि मेडिकल अटेंशन पूरा नहीं मिलता। मेडिकल स्टाफ की अगर बात करें तो कितना स्टाफ होना चाहिए, एक एक रेशियो 1:125। ठीक है, 1:125 का रेशियो होना चाहिए, हर 125 कैदी पर एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। लेकिन यहां पर हमने देखा था कोविड के दौरान 200 से 219 कैदियों पर एक डॉक्टर की फैसिलिटी थी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस का केस क्या नहीं है और हम इसको नेचुरल कारण कह रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें डेटा की कि भाई नेचुरल कारणों में इलनेस बीमारी से मृत्यु होना एक बड़ा कारण बताया गया है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम ये देखें कि क्या वहां पर बीमारी के समय कोई फैसिलिटी मिली या नहीं मिली। तो ऐसे में अगर यहां पर देखें जो कैदियों पर खर्चा किया जाता है सिर्फ 5% ही खर्चा मेडिकल नीड्स पर किया जाता है, दवाइयों पर इलाज पर 5% खर्चा किया जाता है टोटल खर्चा जितना कैदियों पर होता है। और ये तो चलिए ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है कि यहां पर 2016 से और 21 का जो आंकड़ा है जो ये बताता है कि भाई जितना खर्चा कैदियों के ऊपर सैंक्शन किया था, यानी कि कैदियों के ऊपर जेलों पर जितना खर्चा करने के लिए पैसा दिया गया था उतना पैसा सरकार ने खर्च नहीं किया है। टोटल 7,600 करोड़ दिया गया था लेकिन 6,700 करोड़ ही खर्च किया है, यानी कि अंडर एक्सपेंडिचर भी देखने को मिलता है। तो यहां पर जरूरत है प्रॉपर ध्यान देने की और इन सब चीजों की कि भाई जो कैदी हैं जेल में उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि उनमें से 67% तो वही लोग हैं जिनका अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। तो अपराध सिद्ध ना होना और फिर सजा काटना बड़ी समस्या का विषय है। आपने देखा होगा कई बार ऐसी खबरें कि कोई व्यक्ति 10 साल जेल में सजा काट के आया है, बाद में पता चला वो निर्दोष है। क्यों? क्योंकि 10 साल से उसका ट्रायल ही चल रहा था, उस व्यक्ति का 10 साल से ट्रायल ही चल रहा था। यही बड़ी समस्या है। अब यहां पर कहता है अगर किसी कैदी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, चाहे नेचुरल डेथ से हो अननेचुरल डेथ से हो, आप इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यहां से 1993 से ये देखा जाता है कि भाई जो तरीका है इन्वेस्ट करने का प्रोसीजर है वो ये कि एनएचआरसी को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को आपको इन्फॉर्म करना होगा विद इन 24 घंटे, विद इन 24 आवर्स। जैसे ही किसी कैदी की मृत्यु होती है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को रिपोर्ट करना होगा, साथ में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी होगी, मैजिस्टेरियल इंक्वायरी यहां पर होगी और वीडियोग्राफी आपको यहां पर देनी होगी। उसके अलावा यहां पर बात करें, अगर इंक्वायरी कमीशन अगर इंक्वायरी करता है फिर कमीशन इंक्वायरी करेगा और कमीशन अगर यह पाता है कि नेग्लिजेंस का केस है, यानी कि किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से या फिर उसके अत्याचार की वजह से किसी कैदी की अगर मृत्यु हुई है, तो ऐसे में यहां पर कंपनसेशन का प्रावधान दे सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो यहां पर कंपनसेशन यानी कि भरपाई का यहां पर प्रावधान हो सकता है। उसके अलावा अगर यहां पर बात करें, कहता है अगर कस्टोडियल डेथ जो हुई है वो रेप की वजह से हुई है, अगर कस्टोडियल डेथ रेप की वजह से यहां पर हुई है, तो ऐसे में यहां पर कंपल्सरी जुडिशियल इंक्वायरी होना था, किसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जगह जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होनी थी। भाई जैसा कि आप जानते हैं
एसडीएम, डीएम, ये सब कौन होते हैं? ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं। लेकिन जो कोर्ट में हमारे न्यायालयों में मैजिस्ट्रेट बैठते हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो यहां पर कहता है कि अगर रेप और डेथ एक साथ होती है तो यहां पर इंक्वायरी किससे होगी? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से, ठीक है। जो जज होंगे कोर्ट में, जज साहब, उनके अंडर इंक्वायरी होगी। लेकिन इस प्रोविजन को 2010 के अंदर डाइल्यूट कर दिया गया था और यह कहा गया कि भाई जहां पर आपको कोई सस्पिशियन नहीं लगता है, जहां पर ऐसा लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कोई लापरवाही नहीं हुई है किसी भी तरह का, तो ऐसे में यहां पर जरूरी नहीं है आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी करवाएं, आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी भी करवा सकते हैं। तो एक तरह से ये क्या करा है, ये प्रिजन जो प्रिजनर्स हैं, कैदी के अधिकारों को एक तरह से डाइल्यूट यहां पर किया गया है। तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। उस बीच यहां पर देखते हैं कि सरकार ने आखिर क्या कदम उठाए हैं, क्या कदम इस मामले में उठाए गए हैं। तो कहता है कि मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 और मेंटल हेल्थ केयर 2017 की अगर बात करें तो दोनों ही ये रिकग्नाइज करते हैं, ये मानते हैं कि भाई जो कैदी हैं उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो इंपॉर्टेंट है, उनकी जो राइट टू हेल्थ केयर है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहां पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक 21 पेज का अपनी एडवाइजरी जारी करी थी राज्यों को, जिसके अंदर यह कहा था कि भाई जो सुसाइड के केसेस हैं, सुसाइड के केसेस मेडिकल फैसिलिटी और मेंटल हेल्थ की फैसिलिटी प्रॉपर ना मिलने की वजह से भी सुसाइड रेट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप मेंटल फैसिलिटी देंगे तो सुसाइड भी यहां पर कम होंगे, मेडिकल फैसिलिटी देंगे तो वो सुसाइड रेट कम होंगे। और सेम चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर बात कही। उसके अलावा यहां पर बात करें तो एनएचआरसी ने यहां पर यह कहा कि भाई वैकेंसीज फिल करिए। जेल जो है इसके अंदर प्रिजन ऑफिसर्स की, प्रोबेशन ऑफिसर्स की, मेडिकल स्टाफ की, यानी कि जेलों के अंदर जो स्टाफ है उसकी भी भारी मात्रा में कमी है। तो ऐसे में उनकी वैकेंसीज आप फिल करिए ताकि यहां पर जो चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट की जा सके। जैसे कि यहां पर बताया गया है आंकड़ा, कहता है कि 3497 स्टाफ्स की जरूरत है, लेकिन अवेलेबल कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2000, ठीक है। और टोटल प्रिजनर्स कितने हैं? 2,25,000 से भी ज्यादा, यानी कि 2,25,000 से ज्यादा जो कैदी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 2000 ऑफिसर यहां पर देख रहे हैं। और जरूरत है इसको स्टाफ को बढ़ाने की। हालांकि ये सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। और यहां पर तरीके से देखा जाए कि भाई जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनके भी मानव अधिकार हैं, क्योंकि उसमें से ज्यादातर, सबसे बड़ी बात कि अंडर ट्रायल है, 67% तो अंडर ट्रायल ही है, अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तो जरूरी है उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कई लोगों को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से फंसाया जाता है, कई बार झूठे आरोप लगा के कई बार फंसाया जाता है। तो ऐसे में ट्रायल प्रॉपर हो, फास्ट हो और ट्रांसपेरेंट हो, जरूरी है। और ये सारी चीजें हमें एक और चीज बताती हैं, क्योंकि जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेस है। आपने देखा होगा लगभग 4.7 करोड़ केसेस पेंडिंग है। और ये केसेस जो पेंडिंग है ये भी एक बड़ा समस्या है, बड़ा कारण है कि जो ट्रायल है, जो सुनवाई है, उसमें बड़ा डिले हो जाता है, देर हो जाती है। और ऐसे में बहुत सारे कैदी उस अपराध की सजा काटते रहते हैं बिना अपराध सिद्ध हुए, जो कि उन्होंने शायद किया ही ना हो, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें, हमें ये सारी चीजें उठानी चाहिए। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यही है, जिसने अपराध किया है उसको सजा मिले, और जिसने अपराध नहीं करा उसको जेल में कम से कम रखा जाए और उसको बेल दी जाए, उसको जेल में सजा जबरदस्ती वो ना काट पाए, और उसके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। मृत्यु वगैरह होना बहुत ही दुखद केस है। 2020 का एक केस है, तमिलनाडु में एक फादर और सन, यानी कि पिता और बेटे, दोनों की कस्टोडियल डेथ हो जाती है, ठीक है। दोनों की कस्टोडियल डेथ हो जाती है। बहुत ही चिंता का ये विषय है, ठीक है। चलिए, तो अंडर रिपोर्टिंग भी है और उसके बाद ये सारी चीजें हैं। और अगर बात करें यहां पर हाल ही में, अभी एक वीक पहले मेघालय हाई कोर्ट ने यहां पर बात की है कि कस्टोडियल डेथ के केस के अंदर कंपनसेशन देना होगा, और साथ में 6 महीने के अंदर अंदर फैमिली को आपको कंपनसेशन देना होगा अगर नेग्लिजेंस का केस यहां पर पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अगर यहां पर, और कोर्ट का कहना है वैसे तो डेथ होनी ही नहीं चाहिए, कोर्ट का कहना है, मेघालय कोर्ट का, कि भाई यहां पे वैसे तो डेथ होनी ही नहीं चाहिए, अगर नेचुरल कारण है नहीं है तो उसके अलावा डेथ होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर डेथ होती है, कोई नेग्लिजेंस का केस है, तो यहां पर जरूरी है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर फैमिली को कंपनसेशन दे, उसका भरपाई उनको फैमिली को करें, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस में। जैसे ही स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल आएगा आपको मेरे प्रोफाइल पे आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही में प्लस क्लासेस में 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिटेल में हम इसको कर रहे हैं। अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव, ठीक है। अगर आप SMK लाइव कोड लगाते हैं
तो आपको यहाँ पर भारी मात्रा में डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर बात करें मेगा एक्सटेंशन ऑफर है, 9 महीने की अगर आप कोर्सेज लेते हैं 3 महीने के फ्री मिलते हैं, 12 पे 4 और 18 पे 6 महीने, इसी तरह से जितना भी आप कोर्सेज लेंगे उस पर फ्री मिलेंगे। SMK लाइव कोड लगाएंगे। और यहाँ पर प्रयास बैच आपको देखने को मिलता है जो कि 9 महीने अब बचे हैं प्रीलिम्स के अंदर, उसके लिए आपको तैयारी कराता है कम समय में, और SMK लाइव ही कोड आपको लगाना होगा अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं। और लक्ष्य बैच 2024 का है, 1-on-1 मेंटोरशिप देता है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज देता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलता है, कोड वही रहेगा SMK लाइव अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में इस कोर्स को खरीदना है तो। ऐसे ही 2025 का फाउंडेशन बैच है, 2025 के लिए 0 से तैयारी आपको कराता है, और यहां पर फिर से कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है, SMK लाइव। चलिए जाते जाते इस क्वेश्चन का जवाब लेते जाएंगे। कहता है कि प्रिजन रिफॉर्म से इसमें कौन सा केस जो है भारत का वो जुड़ा हुआ है, तो इसका जो पुलिस रिफॉर्म से कौन सा केस जुड़ा हुआ है, तो पुलिस रिफॉर्म से प्रकाश सिंह केस 2006 का जुड़ा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। इसको पढ़ेंगे, याद रखेंगे, मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हेल्प करेगा कि अगर पुलिस रिफॉर्म में क्या क्या बदलाव करने हैं, क्या सुधार करने हैं, वो सारी बातें यहां पर प्रकाश सिंह केस में आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहते हुए मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और जाते जाते इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 2021 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा जुडिशियल कस्टडी के ऊपर ही यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।